Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shruti. We were studying about first chapter of chemistry of class 11, that is some basic concepts of chemistry. This is the part 5th of the chemistry lecture. ठीक है? Now in this lecture we will study about the stoichiometry. ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल रिएक्शन, राइट, कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, जहाँ पे हमें केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता लग रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में शिफ्ट होते हुए, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट द लास्ट लेक्चर. ठीक है, हमने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, हम उसे बैलेंस क्यों करते हैं, बैलेंसिंग होती कैसे है, राइट. सो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अपना लास्ट कॉन्सेप्ट स्टोइकियोमेट्री. सो स्टोइकियोमेट्री होता क्या है? स्टोइकियोमेट्री ना दो ग्रीक लेटर से आया. स्टोइकियोमेट्री जो नाम है ना वो दो ग्रीक लेटर से आया है. सबसे पहले स्टोइकियोन एंड नेक्स्ट इज मेट्रॉन. स्टोइकियोन क्या होता है? जब हम एक एलिमेंट की बात करते हैं, ग्रीक में स्टोइकियोन को हम एलिमेंट कहते हैं, और मेट्रॉन होते हैं मेजर. ठीक है, मेट्रॉन होते हैं मेजर. तो नाम से ही पता लग रहा है कि जब हम एलिमेंट्स को मेजर करेंगे, अगर मैं बेसिक लैंग्वेज में बात करूं, एलिमेंट्स को मेजर करेंगे उसे हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं. तो स्टोइकियोमेट्री स्टडी है जब हम एलिमेंट्स को एक कंपाउंड के अंदर मेजर करते हैं. सिंपल. ठीक है, हमने क्या करना है, एलिमेंट्स को अब मेजर करना है. ठीक है, तो स्टोइकियोमेट्री में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा एलिमेंट को हम मेजर कैसे करते हैं. द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्री. तो कुछ ना कुछ रिलेशन होता है. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के वजह से हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन करते हैं. उससे रिलेशन क्या आया था कि प्रोडक्ट का जो मास होएगा वो रिएक्टेंट के मास से हमेशा इक्वल होएगा, है ना, और नंबर ऑफ एटम्स भी हमें एक दूसरे के इक्वल करने हैं कि जो हमारे जो एटम्स है वो बेसिकली इक्वल रहे, राइट. तो ये हमारे कुछ कुछ छोटे छोटे रिलेशंस है ना, कि केमिकल चेंज में ये रिलेशन है रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट साइड में भी. ठीक है, तो उसी रिलेशन की जब हम अमाउंट के बारे में स्टडी करेंगे उसको हम स्टोइकियोमेट्री कहेंगे. उसके अमाउंट की अब हमने क्या करना है कि वो कितना मास प्रेजेंट है, कितना कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है ना, इन सब के जब हम बारे में बात करेंगे तो वो हमें क्या देगा, स्टोइकियोमेट्री देगा. सो एनालिसिस ऑफ केमिकल इक्वेशन. अब किसी भी चीज को पढ़ने से पहले मुझे ये तो पता हो कि मैं इसको एनालाइज कैसे करूं. अगर मैं आपको यूं ही दे दूं कोई चीज के लो बताओ इसका ये कैसे आएगा आंसर, तो आपको एनालाइज करना आएगा तभी बता पाओगे. तो सबसे पहले हम केमिकल इक्वेशन को एनालाइज करना सीखेंगे कि एक केमिकल इक्वेशन हमें बताती क्या क्या है. ठीक है, तो अब सपोज क्या मेरे पास एक ये रिएक्शन है मीथेन. मीथेन क्या होता है, CH4, जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है. ये ऑलरेडी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. ठीक है, मेरे को क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और वाटर दे रहा है. मीथेन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे रहा है. अभी मेरे को एनालिसिस के नाम पे सिर्फ यही समझ में आया कि भाई जो मीथेन है उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दिया. अब और क्या क्या बातें बताती है ये केमिकल इक्वेशन. ठीक है, पहली चीज, ये सारे चीज जो प्रेजेंट है वो गैस में प्रेजेंट है. मीथेन एक गैस है, ऑक्सीजन हमें पता ही है वो गैस है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यहाँ पे वाटर के वेपर्स बन रहे हैं इसलिए वो गैसियस स्टेट में रिमूव हो रहा है. ठीक है, इसलिए हमने उसको गैसियस स्टेट में लिखा है. सो बेसिकली पहले कंक्लूजन क्या बता रहा है कि ये पूरी रिएक्शन मेरी गैसियस स्टेट में है. ठीक है, पूरी रिएक्शन गैसियस स्टेट में है, मतलब रिएक्टेंट्स भी मेरे गैसियस फॉर्म में है और प्रोडक्ट्स भी मेरे गैसियस फॉर्म में है. कैसे पता लगा? ये जो G लिखा हुआ है ना साथ में ब्रैकेट में, इससे मेरे को पता लगा कि ये मेरी सारी रिएक्शन गैसियस स्टेट में, राइट. फिर दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी, मोल्स के बारे में पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स पढ़ा था. तो वही चीज यहाँ बता रही है कि नंबर ऑफ मोल्स के बारे में हम बात करेंगे.
सो एक मोल 1 मोल ऑफ मीथेन गैस, ठीक है, इस मीथेन की एक मोल ने कितने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं मोल्स आएगा, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया टू गिव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास 2 मोल्स, ये 2 लगे हुए हैं ना, तो 2 मोल्स, ठीक है। इस 1 मोल ऑफ मीथेन ने 2 मोल्स के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, 1 मोल, कुछ नहीं होता आगे तो 1 होता है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और 2 मोल्स ऑफ वाटर वेपर्स बनाए, ठीक है। तो मोल्स के फॉर्म में क्या बता रहा है वो कि 1 मोल मीथेन ने 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का बनाया और 2 मोल वाटर वेपर्स के बनाए। तो ये हमें मोल्स के रिस्पेक्ट में बता रहा है, ठीक है। जो आगे मैंने ये नंबर्स लगाए ना उसी के फॉर्म में कि आगे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो 1 मोल मीथेन ने 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर वेपर्स के बनाए। ये सेकेंड कंक्लूजन था, ठीक है। थर्ड कंक्लूजन इज 1 molecule of methane reacts with 2 molecules of oxygen to give 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecules of water vapor. Reaction क्या थी, CH4 gaseous state में 2 moles of oxygen gaseous state में react कर रहा है, क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बना रहा है, दोनों गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो अब मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में वो क्या बोल रहा है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में बोल रहा है, ठीक है। ये पूरा एक मॉलिक्यूल मीथेन का, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, क्या बना रहा है, 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का और 2 मॉलिक्यूल वाटर वेपर्स का बना रहा है। ये है मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में एनालिसिस। पहला हमने गैसियस स्टेट के किया, फिर दूसरा हमने मोल्स के रिस्पेक्ट में किया, अब हमने तीसरा मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में किया। फोर्थ वन जो है वो मास के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। हमें पता है कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर 16 ग्राम मीथेन जो है वो कितना, 2, ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाय 32 और 2 जो होता है वो 32 ग्राम्स होता है। तो 32 ग्राम से, ठीक है, 32 ग्राम इंटू 2 से रिएक्ट कर रहा है, 16 ग्राम जो है वो इतने मास से रिएक्ट करके ऑक्सीजन के कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। हमारे पास 44 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। अगेन वाटर जो होता है वो 18 ग्राम होते हैं और जो हमने आगे नंबर लगाया वो 2 है, तो इतना ग्राम वाटर दे रहा है। ये हमें फोर्थ बता रहा है कि जो 16 ग्राम मीथेन जो है वो इतने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमारा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। ये हमारा मास के रिस्पेक्ट में कंक्लूजन है। सो एक बारी और रिवाइज करते हैं कि केमिकल इक्वेशन कैसे बता रहा है। पहली चीज उसने क्या बताई कि जो मेरे रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट है वो गैसियस स्टेट में है, कैसे पता लगा, जो ये ब्रैकेट में मेरे जी प्रेजेंट है उनसे पता लगा। सेकेंड थिंग, मोल्स के रिस्पेक्ट में पता लगा कि मोल्स जो है कितने मोल मिल रहे हैं, 1 मोल मीथेन का, 2 मोल ऑक्सीजन के, ठीक है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का, 2 मोल वाटर के, ठीक है। देन मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में अगेन 1 मॉलिक्यूल मीथेन का, 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के, 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का, 2 मॉलिक्यूल वाटर वेपर के, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज मास के रिस्पेक्ट में सबके मासेस कितने कितने में रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक एनालिसिस थी कि हमें कौन क्या बता रहा है। नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। अब मेरे पास ये बन गया, फॉर एग्जाम्पल A + B गिव्स AB, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जब हम रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि जितना कंपाउंड का मास मेरे को चाहिए उतना मेरे को मिल जाए,
ठीक है, सपोज क्या है, यहाँ पर मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर ए मुझे रिक्वायर था 10 ग्राम, बी मुझे रिक्वायर था 20 ग्राम, ठीक है, इतना मेरे को चाहिए था, लेकिन मुझे मिला कितना, ए थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया 12 ग्राम और बी मेरे को मिल गया 15 ग्राम, लेकिन बी मेरे को कम मिला। अगर बी कम मिला तो वही तो लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, क्योंकि ए तो चाहे एक्स्ट्रा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बी तो कम है, 10 ग्राम के लिए 20 ग्राम चाहिए था, ठीक है, मेरे को कितना मिल रहा है 15 ग्राम, तो कम मिल रहा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट इसी को ही कहते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है कि जब हमारे पास कंपाउंड का मास कम गिवन हो, कंपाउंड का मास कम गिवन हो, जिसके वजह से मेरा प्रोडक्ट भी कम बनेगा, जिसके वजह से मेरा प्रोडक्ट भी कम बनेगा, वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट, वो रिएक्टेंट जो मेरे पास कम अमाउंट में प्रेजेंट है, एंड गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद ही कंज्यूम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज 10 ग्राम ने 20 ग्राम के साथ रिएक्ट करना था, अब जब वो 15 ग्राम के साथ रिएक्ट करेगा तो टाइम कम हो जाएगा, थोड़े टाइम में रिएक्ट होकर खत्म हो जाएगा। दैट इज विच लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, जो कि मेरा प्रोडक्ट जो बनेगा उसको कम कर देगा। मेरे को सपोज क्या ये 10 ग्राम प्लस 20 ग्राम प्लस करके 30 ग्राम बनना था, अब बनेगा कम, अब बहुत कम बनेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो बी की वैल्यू है वो कम हो गई है, इस वजह से वो रिएक्टेंट जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कम बनेगा। अमाउंट विच लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? वो रिएक्टेंट जिसका मास या जिसके जो अमाउंट है वो कम होगा। जरूरी नहीं है मास ही हो, कुछ और भी हो सकता है, मोल्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, हर एक रिस्पेक्ट में हो सकता है। ठीक है, वो एनालिसिस के बेस पे हम करेंगे। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि वो जो सब्सटेंस होएगा, ठीक है, रिएक्टेंट साइड में जो मेरे को कम प्रेजेंट होएगा, ठीक है, जिसके वजह से प्रोडक्ट भी कम बन रहा होगा, वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होएगा। अब जनरली क्या मिस्टेक होती है कि हम लोग ये चीज ऊपर वाला कंक्लूजन नहीं देखते। ऊपर क्या बोल रखा है कि मेरे को 10 ग्राम के लिए 20 ग्राम चाहिए, 10 ग्राम के लिए 20 ग्राम चाहिए, बट हम ये चीज को रिस्पेक्ट में देखते हैं। बट ये हम सिर्फ ये देख लेते हैं कि अच्छा ए को मेरा 12 ग्राम और बी मेरा 15 ग्राम, तो ए मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ए तो मेरे को एक्स्ट्रा गिवन है, बी मेरे को कम गिवन है, तो बी मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। देखो यहाँ पे ध्यान से कि जो मेरा बी है, ठीक है, वो मेरे को चाहिए कितना था 20, गिवन कितना है 15, कम गिवन है, तो वो ही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। जो मेरे रिक्वायर्ड अमाउंट से कम गिवन होएगा वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होएगा। ये नहीं कि जो मेरे को गिवन है उसके अकॉर्डिंग, नो, जो मेरे को रिक्वायर्ड अमाउंट से कम गिवन होएगा वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। अब सपोज करो यहीं पर एक और एग्जांपल लेते हैं, a प्लस बी गिव्स सी, ठीक है, यहाँ पर a मेरे को चाहिए था 10 ग्राम और b मेरे को चाहिए था 20 ग्राम, बट गिवन कितना है? ये मुझे 8 ग्राम्स गिवन है और ये मेरे को 10 ग्राम गिवन है। चलो इसको ले लेते हैं 20 ग्राम गिवन है, ठीक है, ये मेरा a जो है वो 8 ग्राम गिवन है और b मेरा 20 ग्राम गिवन है। तो अब कौन लिमिटिंग रिएजेंट हुआ? a। क्यों? क्योंकि मेरे को चाहिए था 10, मिला मेरे को 8, चाहिए थे 10 ग्राम लेकिन मिला मेरे को 8, इस वजह से ए मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। समझ में आई बात? जो चीज कम मुझे मिलेगी वो ही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होएगा। सिंपल। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जो है वो B2 से मिलकर AB2 बना रहा है। ठीक है, एक ए रिएक्टेंट है वो B2 रिएक्टेंट से मिलकर AB2 बना रहा है। ठीक है, अब हमने पता लगाना है कि इस रिएक्शन में ये जो गिवन कंक्लूजन है ना, ठीक है, हर एक पार्ट्स है, ये नहीं कि हर एक को, ये एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, हर एक का पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग, हर एक पार्ट के अकॉर्डिंग लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे अपनी रिएक्शन को कि हमें गिवन क्या क्या है।
है ना। हम सबसे पहले एनालाइज ही तो करेंगे कि गिवन क्या क्या है, तभी तो आगे सॉल्व करेंगे। तो A प्लस B2 गिव्स AB2, सिंपल। पहले चीज मेरे को क्या पता लग रही है कि 1 मोल ऑफ A रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ B2, ठीक है। 1 मोल A 1 मोल ऑफ B2 से रिएक्ट कर रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक एटम A का 2 एटम ऑफ B से रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 है ना, तो ऑब्वियसली एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स प्रेजेंट है यहाँ पे, तो एक एटम A का 2 एटम ऑफ B से रिएक्ट कर रहे हैं। ये मेरा सेकंड कंक्लूजन है। थर्ड कंक्लूजन क्या कर रहा है कि एक एटम A का एक मॉलिक्यूल ऑफ B2 से रिएक्ट कर रहा है, राइट। एक एटम एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया मॉलिक्यूल्स के बेस पे, ये हो गया एटम के बेस पे, ये हो गया मोल के केस में, ठीक है। तो क्या कर रहा है, एक मोल A का 1 मोल ऑफ B से रिएक्ट कर रहा है। दूसरा, एक एटम A का 2 एटम ऑफ B से रिएक्ट कर रहा है। तीसरा क्या कर रहा है, एक एटम A का 1 मॉलिक्यूल ऑफ B से रिएक्ट कर रहा है। ये मेरी एनालिसिस कहती है अभी तक, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है कि जो मेरे 300 एटम्स है, उसने बोला कि अगर 300 एटम मेरे को A के दिए जाए और 200 मॉलिक्यूल मेरे को B के दिए जाए तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। मैंने थर्ड कंक्लूजन में बताया था कि 1 एटम ऑफ A रिएक्ट्स विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ B। अगर सिंपल बात की जाए तो एक एटम A का 1 मॉलिक्यूल ऑफ B के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, अगर एक एटम A का 2 एटम ऑफ B से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो मेरे को कितने चाहिए होंगे। एक एटम को अगर 2 एटम चाहिए तो मैं इसको एटम्स के रिस्पेक्ट में भी तो सॉल्व कर सकती हूँ। तो मैं बेसिकली क्या कह सकती हूँ यहाँ पर कि 2 मॉलिक्यूल्स की जगह क्या कह सकते हैं, हम एटम्स कह सकते हैं, 2 एटम्स, है ना। अगर मैं मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में ही बात करूं तो मेरे 2 एटम्स हैं। B2 में कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। तो बेसिकली एक एटम को अगर 2 एटम की जरूरत पड़ रही है तो 300 एटम को कितने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, 2 into 300 दैट इज 600 एटम्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर 600 एटम्स की जरूरत पड़ेगी, गिवन मुझे कितने हैं, 200, गिवन मुझे 200 है, तो बेसिक फिर क्या हो गया, B मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। यहाँ पर हम कर लेते हैं एटम्स। एक बारी और समझ लो, एक एटम को 2 एटम्स की जरूरत है, 2 एटम्स की जरूरत है, ठीक है। एक एटम को 2 एटम्स ऑफ B की जरूरत है। तो अगर एक को 2 एटम्स ऑफ B की जरूरत है तो 300 को कितने की होगी, 2 into 300 दैट इज 600 एटम्स की। गिवन मेरे को कितने 200, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, B मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, क्योंकि B की वैल्यू मुझे कम दी हुई है, ठीक है। चाहिए मेरे को 600, गिवन कितनी है 200, राइट। नेक्स्ट इज 2 मोल्स ऑफ A प्लस 3 मोल्स ऑफ B। मेरे को अब कितना गिवन है कि जो A प्लस B2 है, A प्लस B2 है, यहाँ पे मेरे को उसने बोल दिया ये 2 मोल्स अगर आपको दे दिए जाए और इसके 3 मोल्स आपको दे दिए जाए, तो हमने पहले फर्स्ट एनालिसिस में किया था कि 1 मोल ऑफ A रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ B। क्या कह रहा है कि 1 मोल A का 1 मोल B के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो मेरे को गिवन कितने 2 मोल ऑफ A कितने के साथ रिएक्ट करेंगे, 2 के साथ। गिवन कितने 3, तो इसका मतलब मेरे को 3 तो ज्यादा दिया हुआ है, B की वैल्यू तो मेरे को ज्यादा दी हुई है, तो कौन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, A लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, क्योंकि B की वैल्यू मेरे पास ज्यादा ही है। अगर 3 मोल्स, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 3 मोल्स ऑफ B को 3 मोल्स ऑफ A की जरूरत है ना। तो A अब मेरे को कितना गिवन है, 2 मोल्स गिवन है, कम गिवन है, तो इसका मतलब A लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। नेक्स्ट इज
100 atoms of A require 100 molecules of B. ठीक है, अब हमने थर्ड कंक्लूजन में ही किया था, 1 atom of A को कितने रिक्वायर है, 1 molecule of B, है ना। थर्ड कंक्लूजन यही किया था कि एक एटम ऑफ A को एक मॉलिक्यूल ऑफ B चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है 100 एटम्स ऑफ A को 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B चाहिए। इसका मतलब कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है, जितनी मेरे को चाहिए थी उतनी ही गिवन है दोनों साइड। तो दोनों साइड जब मेरी एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है, मेरे को जितनी जितनी की रिक्वायर्ड थी उतना उतना गिवन है, तो ऑब्वियसली कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। नेक्स्ट इज 5 moles of A reacts with 2.5 moles of B। अब उसने क्या बोल दिया कि ये जो मेरी रिएक्शन है ना A प्लस B2 में AB2 जो बना रही है, इसमें इसके 5 मोल्स दिए हुए हैं और इसके 2.5 मोल्स दिए हुए हैं। अब बताओ कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो मेरे को उसने बोला कि हमें पहले कंक्लूजन से पता था कि 1 मोल ऑफ A को कितना चाहिए, 1 मोल ऑफ B चाहिए। 1 मोल ऑफ A को 1 मोल ऑफ B चाहिए, तो 5 मोल ऑफ A को 5 मोल ऑफ B चाहिए। अगर 1 को 1 ही चाहिए तो 5 को भी तो 5 ही चाहिए होंगे। ठीक है, गिवन कितना है 2.5, आधा गिवन है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया, B। क्यों, क्योंकि मेरे को जितना चाहिए था उससे कम प्रेजेंट है, जितना चाहिए था उससे कम प्रेजेंट है, इस वजह से B जो है वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, राइट। नेक्स्ट इज 2.5 मोल्स ऑफ A प्लस 5 मोल्स ऑफ B। अब मेरे पास उल्टा दे दिया इन्होंने, अगेन उल्टा दे दिया कि अब उन्होंने कहा कि इसके मेरे पास 2.5 है, इसके मेरे पास 5 है, इसका मेरे पास 2.5 है, इसका 5 है। अब बताओ, अगेन 1 मोल ऑफ A को 1 मोल ऑफ B ही चाहिए। ठीक है, तो 5 मोल B को 5 मोल A के चाहिए, 5 को 5 ही चाहिए होंगे। गिवन कितने हैं 2.5, मतलब A मुझे कम गिवन है, तो A मेरे को अगर कम गिवन है तो A मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। सो आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है लिमिटिंग रिएजेंट का, कि लिमिटिंग रिएजेंट वो है जो कि कम होएगा जिसकी वजह से प्रोडक्ट भी कम बनेगा, जो कि कम होएगा जिसकी वजह से प्रोडक्ट भी कम बनेगा, मतलब जितनी मेरे को ज़रूरत थी उससे कम होगा, जितनी ज़रूरत थी उससे कम होएगा। ये नहीं कि मेरे को जो गिवन है उसको कंपेयर करना है, नहीं, जो मेरी रिक्वायरमेंट है उससे कंपेयर करना है। ठीक है, अगर मेरे को 10 चाहिए थे, गिवन मेरे को 5 है, तो ऑब्वियसली वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को वो 10 चाहिए थे, 20 गिवन है, तो नहीं लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, एक्सेस में गिवन है, राइट। तो मेरे ख्याल से बेसिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट वो होएगा हमारे पास जो रिक्वायरमेंट से कम गिवन होएगा, सिंपल। रिक्वायरमेंट जो होगी उससे कम गिवन होएगा, उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन। ठीक है, अगर कोई चीज बन रही है, केमिकल चेंज हो रहा है, तो जनरली हम जो केमिकल चेंज लेते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैशियस में ही होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में होते हैं। और अगर आपने केमिस्ट्री लैब्स में गए हो तो उधर आपने देखो जनरली हम बीकर्स में सॉल्यूशन कर रहे होते हैं। ठीक है, बीकर में कर रहे होते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है, जब हम, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट को मिक्स कर दें, 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट को मिक्स कर दें। कंडीशन क्या है, होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए। कंडीशन है कि होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए। होमोजेनस का मतलब क्या है, सपोज करो मैंने पानी में नमक डाला, ठीक है, पानी में नमक डाला, उसको डिसॉल्व किया, तो अब क्या देखोगे, नमक क्या नीचे सेटल होता है, नहीं होता है, पूरा डिसॉल्व हो जाता है और कलर उसका ट्रांसपेरेंट ही रहता है, राइट। कलर उसका ट्रांसपेरेंट ही रहता है। चलो कलर चेंज हो भी जाए, बट जो पार्टिकल्स है वो डिसॉल्व हो गए, उसकी कॉम्पोजिशन, उसके अलग अलग पार्टिकल्स मुझे दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा जो सॉल्यूशन होता है जिसमें पार्टिकल्स ना दिखाई दे, ठीक है, जो पार्टिकल बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है, उसे हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, अब लेते पानी में मैंने मड डाल दी, मिट्टी डाल दी, तो मिट्टी कभी पानी में डिजोल्व नहीं होती है ना, थोड़ी देर आप उसको छोड़ दो, मिट्टी के पार्टिकल्स नीचे बैठे हुए दिखाई देंगे, ठीक है, तो पार्टिकल्स अलग से दिखाई दे रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। तो इधर हम सिर्फ होमोजेनस मिक्सचर की बात कर रहे हैं कि जब मैंने दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को मिक्स किया, एक ट्रांसपेरेंट, ठीक है, एक मतलब जिसमें हमें पार्टिकल्स नहीं दिखाई दे रहे, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम बन गया, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, राइट। तो सॉल्यूशन मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि होमोजेनस मिक्सचर होएगा, ठीक है, दो या दो कंपोनेंट्स को मिक्स करने के बाद होमोजेनस मिक्सचर होएगा। नींबू पानी हमारा होमोजेनस है, टी हमारा होमोजेनस है, जो हम चाय पीते हैं डेली यूज में, क्यों, क्या हुआ, कलर चेंज होगा, ठीक है, कलर तो चेंज हो गया, लेकिन उसके पार्टिकल्स तो नहीं अलग अलग दिखाई दे रही है, तो नहीं दूध अलग चीनी अलग तो नहीं दिखाई दे रहा, सब कुछ एक ही में दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक कॉम्पोजिशन बन की है, ठीक है, हम उसको डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, तो वो हमारा एक होमोजेनस सॉल्यूशन है, राइट। तो सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स का, राइट। नाउ सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, अब ये तो नहीं दो कंपोनेंट में जो डाल रही हूं किसी का पार्ट ज्यादा भी हो सकता है और किसी का पार्ट कम भी हो सकता है ना, तो सॉल्यूशन के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, दूसरा होता है सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट दूसरा होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो होते हैं जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो सॉल्यूशन में, अगर बेसिक लैंग्वेज में बात की जाए तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो सॉल्यूशन में वो मेरा सॉल्वेंट है। मैंने पानी में नमक डाला, पानी की क्वांटिटी ज्यादा थी, नमक की क्वांटिटी कम थी, तो वो जो पानी है वो मेरा हो गया सॉल्वेंट। वेरस जब मैंने नमक डाला, नमक कम था, तो जो मैंने अलग से डाला सॉल्वेंट को छोड़ के वो सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल ये बीकर है मेरा, इसमें पानी है, पानी में यहाँ से मैंने सॉल्ट भी डाल दिया और शुगर भी डाल दी, तो ये दोनों क्या है मेरे सॉल्यूट है, क्योंकि इनकी क्वांटिटी अगर मैं सम अप भी कर दूं ना तो भी पानी से कम बन रही है, राइट। तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वो सॉल्वेंट, जिसकी क्वांटिटी कम वो सॉल्यूट। अब ये चीज हमेशा याद रखना कि जरूरी नहीं है हर केस में पानी ही सॉल्वेंट हो, ठीक है, हर केस में पानी ही सॉल्वेंट हो ये जरूरी नहीं है। अगर सपोज के ये मेरा है बीकर, सॉरी चाइना डिश, इस चाइना डिश में मैंने डाला है नमक, इस नमक में मैंने 1 स्पून, सिर्फ 1 स्पून वाटर डाल दिया, अब क्या हुआ, पानी की क्वांटिटी नमक से कम हो गई, तो ये जो पानी हो गया ये अब सॉल्यूट बन गया, सॉल्ट जो है मेरा सॉल्वेंट बन गया, है ना। तो जिसकी क्वांटिटी ज्यादा वो सॉल्वेंट, जिसकी क्वांटिटी कम वो सॉल्यूट। आपने हमेशा ये याद रखना, आपने ये नहीं याद रखना कि पानी हमेशा सॉल्वेंट है, लिक्विड चीज ही सॉल्वेंट है, जरूरी नहीं है, चेंज भी हो सकता है। सो सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक है। सॉल्यूशन के दो पार्ट है, सॉल्वेंट सॉल्यूट, सॉल्वेंट जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो, सॉल्यूट जिसकी क्वांटिटी कम हो, राइट। नेक्स्ट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, किसी चीज, अब मैंने अभी आपको बोला कि इस बीकर में मैंने 1 स्पून, फॉर एग्जांपल 1 स्पून सॉल्ट डाला, ठीक है, इस बीकर में मैंने 1 स्पून सॉल्ट डाला। पहले ये पानी कैसा था, नॉर्मल था, अब जैसे मैंने इसमें नमक डाल दिया तो नमकीन हो गया वो पानी, ये क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। ये ही एक तरीके की कॉन्सेंट्रेशन है कि मतलब जो मैंने सॉल्यूट डाला सॉल्वेंट के अंदर वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट in a given quantity of solvent or solution is expressed in terms of concentration। तो मेरा जब डालने के बाद, ठीक है, क्या चीज बनी, ठीक है, वो मेरी बेसिकली कंसंट्रेशन है, क्या मैंने सॉल्यूट उसमें कितना डाला वो मेरी कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि मेरे को गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में डाल दूं। फॉर एग्जांपल ऑलरेडी ये मेरा शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन है, तो इस शुगर सॉल्यूशन में मैंने जितना भी सॉल्ट डाला, ठीक है, वो मेरा क्या होगा, सॉल्यूट,
और वो मेरे पास क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन होगी जो मैं अमाउंट डाल रही हूँ। क्लियर? ठीक है, तो मेरे पास अगर कंसंट्रेशन मेरे को निकालने के लिए बोल दी जाए कि कितना सॉल्यूट डाला भाई, ठीक है, ये तुम्हारा गिवन सैंपल है, इसमें तुमने कितना सॉल्यूट डाला, उसको निकालने के लिए मेरे पास 4 मेथड, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी। ध्यान से पढ़ना, ये मोलैरिटी है, ये मोलर, ये मोलल, एल और आर का ही डिफरेंस है बस, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो मेरे पास 4 वेज है जिससे मैं कंसंट्रेशन निकाल सकती हूँ। पहला मास परसेंट, दूसरा मोल फ्रैक्शन, तीसरा मोलैरिटी, चौथा मोलैलिटी। सबसे पहला है मास परसेंट। मास परसेंट में ही नाम छुपा है मास का, राइट? जब हम वेट, जब हम मास के बारे में बात करेंगे, जब हम किसी कंपाउंड के मास के बारे में बात करेंगे तो हम उसे मास परसेंटेज कहेंगे। ठीक है, मास परसेंटेज क्या कहते हैं? मास परसेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ कंपाउंड, कितना कंपाउंड का मास प्रेजेंट है, टू द टोटल मास ऑफ मिक्सचर, एक मिक्सचर में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा था पानी, मैं पानी बोलती हूँ 20 ग्राम प्रेजेंट है और मैंने 10 ग्राम सॉल्यूट डाला। ठीक है, 10 ग्राम सॉल्यूट डाला, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो कुछ भी हो सकता है, सॉल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है। ठीक है, कि उसने मेरे को बोल दिया कि मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट निकालो कि इस मिक्सचर में सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है, तो हम सॉल्वेंट लिख देंगे। उसने बोला इस मिक्सचर में मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट निकालो कि सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, तो हम सॉल्यूट को पुट कर देंगे, राइट? तो कंपोनेंट का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है। तो अगर उसने मेरे को पूछा सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, तो सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है 10, मिक्सचर कितना हो गया 20 प्लस 10 इनटू में 100, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं तो इनटू में 100, तो 10/30 इनटू में 100। इस 0 से ये 0 कैंसिल, 3 1 से 3, ये 33.33 कुछ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये मेरी परसेंटेज वैल्यू होगी। समझ में आई? तो मास परसेंट क्या है? मास ऑफ कंपोनेंट दैट कैन बी सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट टू द टोटल मास ऑफ मिक्सचर। एक मिक्सचर के कितना मास बन गया, उससे जब हम उसके मास को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो मास परसेंट आ जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। उसने बोला एक सॉल्यूशन है जिसमें मेरे पास A है जो कि 2 ग्राम हमने लिया है, टू दी 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, ये पानी है मेरा, ये 18 ग्राम है। ठीक है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। उसने मेरे को यहाँ पे मेंशन कर दिया कि सॉल्यूट का निकालो। अब इस केस में हम पहले देखते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन है। ठीक है, मास किसका ज्यादा गिवन है? वाटर का, तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। इसका जो एक सब्सटेंस है, कोई भी मेरा सब्सटेंस ये है, उसका मेरे को 2 ग्राम दिया, कम दिया कंपेरेटिवली, ऑब्वियसली 18 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया? सॉल्यूट, ये मेरे पास हो गया सॉल्वेंट। इतना क्लियर हो गया कि मतलब A जो है ये मेरा सॉल्यूट है और B जो वाटर है वो मेरा सॉल्वेंट है, राइट? अब उसने बोला कि सॉल्यूट का मास परसेंट निकालो। फॉर्मूला क्या है? मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट टू द मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सॉल्यूट का मास, सॉल्यूशन का मास इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो मेरे को डायरेक्टली गिवन है 2 ग्राम। सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा? टोटल पानी भी और उसमें जो मैंने 2 ग्राम अब ऐड किया वो भी, तो टोटल मिलके कितना हो गया? 20 ग्राम। पूरा सॉल्यूशन, सिर्फ सॉल्वेंट थोड़ी ना बोला उसने, पूरा सॉल्यूशन बोला है, तो सॉल्यूशन का मास हो गया 20 ग्राम। तो पुटिंग द वैल्यूज, मास ऑफ सॉल्यूट था मेरे पास 2, मास ऑफ सॉल्यूशन था मेरे पास 20 इंटू 100, तो ये मेरे पास आ गया 10%। तो ये 10% किसका मास आया? मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट का आया कि सॉल्यूट जो है वो मेरा 10% प्रेजेंट है। और मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरा सॉल्यूशन अगर 100% है,
सॉल्यूशन मेरा 100% है, तो मेरा जो सॉल्वेंट है, जो मेरा सॉल्वेंट है वो कितना आ गया, 90% आ गया, और सॉल्यूट क्या आ गया मेरा, 10% आ गया। आई होप इट इज क्लियर टू यू, वेरी क्लियर टू यू, कि कोई भी सॉल्यूशन होगा चाहे उसमें जितना भी हमने डाला हो वो तो 100% ही रिजल्ट देगा ना। तो 100 में से 10 गया तो 90% आ गया, तो सॉल्वेंट की कितनी वैल्यू होगी, 90 होगी, सॉल्यूट कितना हो गया, 10% हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मास परसेंट।